किसी भी हॉस्पिटल में आने वाले 20% रोगी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए भी और ब्रेन अटैक के लिए भी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उम्र के हिसाब से उनके अलग अलग कारण होते हैं। तीसरा, स्लीप एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है ब्रेन की। आजकल डिजिटल डिवाइसेस वे ऑफ लाइफ हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल दो बहुत बड़े दुश्मन हैं ब्रेन के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है और कैसे इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है और कैसे ये आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आने वाले 20% रोगी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से ग्रसित होते हैं, चाहे वो ओपीडी के पेशेंट्स हों चाहे वो इंडोर के पेशेंट्स हों। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि ब्रेन से शुरू होता है, उसके बाद ब्रेन स्टेम, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो कि मसल्स तक जाती हैं या अपने शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जाती हैं। इसे दो में डिवाइड कर सकते हैं हम ब्रॉडली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रफली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि अपने अपने डेस्टिनेशन में मसल्स में और डिफरेंट स्थानों पे जाती हैं। डिसऑर्डर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी हो सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उम्र के हिसाब से उनके अलग अलग कारण होते हैं और सैकड़ों की तादाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इतने कॉमन है कि हम में से हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ टाइम में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण अलग अलग उम्र में अलग अलग होते हैं। बच्चों में प्रमुखतः बर्थ से रिलेटेड, ब्रेन के हाइपोक्सिया से रिलेटेड, पेरिनेटल हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक रीजंस और इन्फेक्शंस प्रमुख कारण हैं। यंगस्टर्स में चोट, ट्यूमर्स, इन्फेक्शन ये प्रमुख कारण हैं। जबकि ओल्ड एज में स्ट्रोक या लकवा, ब्रेन ट्यूमर, चोट, ब्रेन हेमरेज ये प्रमुख कारण हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 65 साल की उम्र के बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है और ओल्ड एज में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रमुखतः स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज़, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया ये प्रमुख हैं। तो इतनी सारी जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इतना ज़्यादा इनका इंसिडेंस है, तो क्या हम इनसे बच सकते हैं? क्या इनके लिए कोई क्योर है? क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें कि हम इनको जितनी हद तक कर सकते हैं उस हद तक प्रिवेंट करें? इनके लिए कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का क्योर नहीं है, ये सही बात है, लेकिन जिनका क्योर नहीं है उन्हें भी उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उनके सिम्टम्स का रिलीफ पेशेंट को पहुंचाया जा सकता है। कई ऐसी डिजीज़ हैं जहाँ सिम्टम्स का रिलीफ भी पॉसिबल नहीं हो तो पेशेंट को सूद किया जा सकता है, उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जा सकती है, जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। हर पेशेंट में कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ज़्यादातर रोग जो हैं न्यूरोलॉजी के वो कंट्रोलेबल हैं, ट्रीटेबल भी हैं। आजकल नई से नई ट्रीटमेंट की विधाएं आई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। क्या हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हम उन रोगों को या तो होने ही ना दें, अगर वो हो गए हैं तो उन्हें इस तरह से टैकल करें कि उनका इफ़ेक्ट कम हो। मैं यहाँ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करूँगा। सबसे पहला, डाइटरी कंट्रोल। ये एक गेटेबल टारगेट है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी हेल्दी ब्रेन हेल्दी डाइट डिस्कस किया है जिसका कि लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ब्रॉडली अगर हम करें तो हमें वो डाइट लेनी है ब्रेन के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए, जिसमें के फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, लीन मीट हो और फाइबर रिच डाइट हो और जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुतायत हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों। तो ये डाइट कैसे आपको मिल सकती है, क्या आप लें कि ये आपको मिले, आप उस वीडियो में डिटेल्स इसके बारे में जाके देख सकते हैं। हाँ, क्या नहीं लेना वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको प्रोसेस्ड एंड हाई शुगर डाइट नहीं लेनी है। आपको प्रिजर्वेटिव्स कोशिश करनी है कि कम से कम या बिल्कुल ना लें। सैचुरेटेड फैट्स आपको नहीं लेने हैं और आपको अल्कोहल नहीं लेना है। डाइट एक ऐसी चीज़ है जो हम
अपने आप पे कंट्रोल करके उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में डाइट का बहुत बड़ा रोल है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में। एज सच डाइट का हर चीज़ में रोल है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हों, चाहे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हों। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में भी उसका उतना ही रोल है जितना कि कार्डियोलॉजिकल डिजीजेज को प्रिवेंट करने में। दूसरा, एक्सरसाइज। वर्क के प्रेशर से आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को न सिर्फ एक्टिव रखती है, ब्लड सर्कुलेशन मसल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ब्रेन में बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ ये हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जिससे कि हमारा मूड भी अच्छा रहता है। हम जानते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स मूड एलिवेटर होते हैं। तो एक्सरसाइज के मल्टी फैसेटेड रिलीफ्स हैं, मल्टी फैसेटेड एडवांटेजेस हैं। तो एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालें। 20 मिनट 25 मिनट की एक्सरसाइज 5 डेज ए वीक अगर आप करते हैं, लाइट एक्सरसाइज हो सकती है, मीडियम एक्सरसाइज हो सकती है। आपकी उम्र, आपकी प्री मॉर्बिड कंडीशन, आपको ऑलरेडी जो डिजीजेज हैं उनके हिसाब से उसे प्लान किया जा सकता है। वो एक्सरसाइज आप जरूर करें। तीसरा, स्लीप एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है ब्रेन की। ये स्लीप ही है जिसमें कि ब्रेन हील होता है, ब्रेन रिकवर होता है, ब्रेन अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है। स्लीप एडिक्वेट को डिफाइन कैसे करेंगे? उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके स्लीप आवर्स कम होते हैं। एडल्ट में एडिक्वेट स्लीप 6 से 8 घंटे की होती है, ओल्ड एज में थोड़ी सी और कम होती है। तो आप अपनी उम्र के हिसाब से एडिक्वेट स्लीप जो जनरली 6 से 8 घंटे आप मान के चलें, वो आप ज़रूर लें। न सिर्फ ब्रेन के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए आवश्यक है, ज़रूरत है। तो स्लीप का आप ज़रूर ध्यान रखें। ब्रेन की हेल्थ के लिए ब्रेन का स्टिमुलेशन ज़रूरी है। और ब्रेन का स्टिमुलेशन क्या है? आप ब्रेन को अगर एक्टिव रखेंगे तो वो ब्रेन का स्टिमुलेशन है। आप ब्रेन को कैसे एक्टिव रख सकते हैं? ब्रेन को कुछ चैलेंज दे करके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर कोई क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं, अगर आप सुबह का अखबार पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो एक तरह का ब्रेन का चैलेंज है। अगर आप ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रेन को लूज़ करेंगे। हम सोशल एनिमल्स हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, लेकिन ब्रेन की हेल्थ के लिए सोशली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हम फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में सोशली एक्टिव रह सकते हैं, सोशल वर्क में सोशली एक्टिव रह सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। मेंटली एक्टिव रहने के लिए आजकल कहीं आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी उम्र में ये संभव है, ओल्ड एज में भी ये संभव है। आजकल कितने ही ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप उन्हें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बिना कहीं जाए, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के आप कुछ सीख सकते हैं और अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो किस तरह से कंटेंट बनाना है वो सीख सकते हैं। आप चाहें तो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। सभी कुछ आजकल ऑनलाइन सीखा जाना संभव है। स्ट्रेस ब्रेन के लिए उचित नहीं है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जब भी आप टेंस होते हैं, तो वो ब्रेन पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो कोशिश करें कि आपको स्ट्रेस या तो हो ही ना। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। लेकिन अगर स्ट्रेस होता है तो उसको योगा से, मेडिटेशन से और अगर आवश्यक हो तो डॉक्टरी सलाह से उसको दूर किया जा सकता है। ब्रेन के लिए हाइड्रेशन आवश्यक है। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो वो एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए भी और ब्रेन की दूसरी बीमारियों के लिए भी। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अनलेस कि आपको डॉक्टर ने पानी रेस्ट्रिक्ट किया है पीने के लिए। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन बताते हैं, वो बहुत कम, बड़ी रेयर डिजीज़ होती हैं, अनकॉमन होती हैं। अदरवाइज़ आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वो आपके ब्रेन का लाभदायक रहेगा। अपना वेट हेल्दी रखें। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। ब्लड प्रेशर का भी एक रिस्क फैक्टर है, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क फैक्टर है, कार्डियक डिसऑर्डर्स का। आप अपना वेट पूछ सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करवा सकते हैं और उसके हिसाब से डाइटरी प्रिकॉशंस डाइटिशियन से अपनी डाइट बनवा सकते हैं। एक्सरसाइज वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन 70 से 75% वेट लॉस आप सिर्फ डाइट कंट्रोल से कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल ऐसा हो जिससे कि आप डिप्लीटेड नहीं हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका वेट भी अच्छे तरीके से लॉस हो। इसके लिए आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। ब्रेन एक सॉफ्ट जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत प्रोन होता है ब्रेन चोट के लिए। हम देखते हैं आए दिन हेड इंजरी के केसेस। एक ग्लास में जिस तरह से आप जिलेटिन को रखें, ब्रेन स्कल में इस तरह से रहता है। तो ब्रेन हालांकि एक बड़ी थिक स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन ब्रेन के लिए आवश्यक है कि हम भी उसको प्रोटेक्ट करें। हेड इंजरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें और आप ऐसा रिस्की बिहेवियर
ना रखें, रिस्की गेमिंग ना करें जिसमें कि आपको चोट लगने का खतरा हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप देखें कि आपके रिफ्लेक्सेस, आपका कोऑर्डिनेशन लिम्स का हो सकता है उतना ना हो जितना कि 20 साल पहले था, जितना कि 25 साल पहले था। आप अपने ड्राइविंग स्किल का असेसमेंट, रीअसेसमेंट करते रहें। ड्राइविंग सेफ करें, ओवरटेक कम से कम करें। अगर आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं तो सेफ ड्राइविंग से आप एक्सीडेंट से बचेंगे, और एक्सीडेंट से अगर आप बचेंगे तो अपने ब्रेन को चोट से बचाएंगे। इंडिया में सिर्फ 22 से 51% लोग ही हेलमेट पहनते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। पता होते हुए भी कि हेलमेट का रोल कितना अहम है चोट को बचाने में, प्रिवेंट करने में, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हेलमेट ज़रूर पहने। तो अपने ब्रेन एक प्रेशियस कमोडिटी है। ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी शरीर को कंट्रोल करता है। वे यू वॉक, वे यू थिंक, वे यू बिहेव, आपके इमोशन को, आपके बॉडी के सब ऑर्गन्स को वो कंट्रोल करता है। आजकल डिजिटल डिवाइसेस वे ऑफ लाइफ हैं। स्क्रीन के सामने बहुत समय बिताते हैं, चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस हों, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो। तो जब ये समय पर डे 4 घंटे से ज़्यादा होता है तो हम कई चीज़ों को रिस्क करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका अटेंशन स्पैन, स्पेशली बच्चों में, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, अटेंशन डिस्टर्ब हो सकता है। ज़्यादा लगातार स्क्रीन टाइम होने से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आप डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हेडेक हो सकता है, आई स्ट्रेन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए या तो अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें, और अगर स्क्रीन टाइम लिमिट नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, आपका प्रोफेशन ऐसा है, तो 20-20-20 मेथड अपनाएं, जिसमें कि हर 20 मिनट में आप स्क्रीन से नज़र हटा करके 20 फुट दूर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 20 सेकंड के लिए देखें, और इस प्रक्रिया को हर 20 मिनट में दोहराएं। ऐसा करने से आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के होने की संभावना कम रहेगी, और लॉन्ग स्क्रीन टाइम से एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल दो बहुत बड़े दुश्मन हैं ब्रेन के। जिस तरह से ये हार्ट के दुश्मन है, उसी तरह से ये ब्रेन के भी दुश्मन है। अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं तो उसको ना लें, उसको छोड़ दें। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों का। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। आप कोशिश करें कि स्मोकिंग या तो चालू ही ना करें, और चालू करें तो अपना मन मजबूत करके अपने विल पावर से उसको बंद कर दें। तो एक ही बहुत अच्छी खबर है छोड़ने वालों के लिए कि आफ्टर 5 years ऑफ लिविंग स्मोकिंग आपकी रिस्क जो है नॉन स्मोकर्स के करीब करीब बराबर हो जाती है कई डिजीजेस के बारे में। तो स्मोकिंग और अल्कोहल का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर एक है, ओबेसिटी दूसरा है, हाई कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल जब आपका डिस्टर्ब हो जाए वो तीसरा है, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस वो चौथा है। इन सब चीज़ों को आप टैकल कर सकते हैं। हमारे देश में दुख की बात है कि स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराते जब तक कि उनको लाइफ में कोई पहला लक्षण बीमारी का ना हो। कई बार 40 साल 50 साल के वो हो जाते हैं और एक बार भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। 30 साल के बाद हमेशा ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए। साल में एक बार तो कराएं अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको टैकल करें, उसको ट्रीटमेंट लें, उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट लें। हाई ब्लड प्रेशर रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए भी और ब्रेन अटैक के लिए भी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के अपने भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन सब से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसका इफेक्ट आपको एक दिन में नहीं देखा गया, लेकिन इसका इफेक्ट आपको कई सालों में, आने वाले कई सालों में मालूम चलेगा। ओबेसिटी आजकल की सेडेंट्री लाइफ के चलते बहुत प्रेवलेंट है, इवन बच्चों में भी प्रेवलेंट है। फास्ट फूड, पुअर फूड हाइजीन की वजह से, पुअर कंट्रोल ऑन ईटिंग की वजह से ओबेसिटी एक कॉमन समस्या है और ये रिस्क फैक्टर है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इसकी वजह से स्ट्रोक रिस्क भी बढ़ती है, इसकी वजह से कोरोनरी रिस्क भी बढ़ती है, और उसके अलावा ओबेसिटी के कई मल्टीपल अपने खुद के कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करना है डाइट से और एक्सरसाइज से। इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहें तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की जहाँ तक बात है, लाइफ में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस। हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट लाइफ में एक बैलेंस ही एक कीवर्ड है, एक मैजिक वर्ड है। आप अगर वर्क अल्कोहलिक हैं, काम ज़्यादा करते हैं, आपको अच्छा लगता है काम करना, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो वो आपको मदद करेगा, लेकिन उसके बाद आपके शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकता है। एग्जॉशन से बचें। लॉन्ग टर्म में आपको एग्जॉशन तो होगा ही, एक बोर्डम की स्थिति भी आ सकती है, और लॉन्ग टर्म में अगर आप कंटिन्यूस अपने शरीर को टैक्स करते रहेंगे, ओवरवर्क करते रहेंगे, ओवर द ईयर्स आपको एक फिनोमेना डेवलप हो सकता है जिसको कि बर्नआउट कहते हैं।
तो इन सब से बचने के लिए हर चीज़ को मॉडरेशन में करें और अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप करें, कल्चरली एक्टिव रहें। आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट अगर आपको है तो उसको भी साथ के साथ नर्चर करें, वो आपका स्ट्रेस भी दूर करेगा और एक तरह का वर्क लाइफ बैलेंस भी लाइफ में लेके आएगा। लिपिड प्रोफाइल अगर आपका डिस्टर्ब है, चाहे तो आपको फैमिली हिस्ट्री हो इस चीज़ की या आपकी डाइटरी हैबिट की वजह से, तो उसको भी आप ट्रीट करवा सकते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म में आपको प्रिवेंशन देगा लकवे से और हार्ट डिजीज़ से। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो भी गई है तो उसकी मॉनिटरिंग ओवर द ईयर्स बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि रोगी शुरू में एक बार ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन बाद में उनकी कंप्लायंस ट्रीटमेंट की पूरी हो जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कंप्लायंस पूरी हो जाती है, जो लकवे के लिए हम मेडिसिन देते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, उसकी कंप्लायंस भी पूरी हो जाती है। तो ऐसे में रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म में रोगी को इसका प्राइस पे करना पड़ता है। तो रेगुलर चेकअप बाय ए न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन और नियरेस्ट डॉक्टर इज़ नेसेसरी। आप सोचेंगे कि ये सारे जो लिस्ट मैंने बताई है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत संयम का काम है, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। ये सब गेटेबल टारगेट हैं, आप इन सबको कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने आप को 20 साल बाद देखना है कि आप कहाँ होंगे। क्या आप एक्टिव, फ्री फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप डिपेंडेंट रहें? आप अगर सोल ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली के तो आप सोच सकते हैं कि आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के ग्रसित होने से आपको तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, आप पे जो डिपेंडेंट आपकी फैमिली है उस पे फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए ये आवश्यक है कि आप प्रिवेंशन के लिए जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें। शरीर हमारा ऐसा है कि इसको जो आदत डाली जाए 2-3 महीने में उसकी आदत पड़ जाती है और हमें बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो चीज़ याद भी नहीं आती। अगर आप अल्कोहल छोड़ेंगे मन मजबूत करके, अगर आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, शुरू में आपको दिक्कत होगी लेकिन कुछ टाइम बाद में आप उसको याद भी नहीं करेंगे, शरीर को वो याद भी नहीं आएगी और शरीर इस तरह से अपने आप को ढाल लेता है। तो हमारे शरीर में अडेप्टेबिलिटी बहुत है। अगर सिचुएशन के लिए अडेप्टेबिलिटी है तो आदतों को अपनाने में अडेप्टेबिलिटी भी है और इसी तरह से आदतों को छोड़ने की अडेप्टेबिलिटी है। तो ये सब संभव है, इसको आप ज़रूर करें और अगर ऐसा करेंगे तो बीमारी को मैं हमेशा कहता हूँ कि टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए। और बीमारी को होने ना देने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को करेंगे। ऐसा संभव है कि फिर भी किसी को डिजीज़ हो जाए, हम कई बीमारियों को नहीं रोक सकते हैं, कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को इसको शेयर भी करें। इस चैनल पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, जिनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।